मणिकर्णिका आत्मकथा में अब तक हमने पढ़ा कि किस प्रकार बनारस से कलकत्ता के लिए तुलसीराम जी रवाना हो जाते हैं। उसके पीछे उनकी ये सोच होती है कि कलकत्ता में किसी तरह काम करके कुछ पैसे जुटा लिए जाएं, जिससे उनकी बीएचयू में पढ़ाई आगे जारी रह सके। इसी चलते हुए कलकत्ता जाते हैं और एक कंपनी पीएल बोस आयरन कंपनी में उन्हें काम भी मिल जाता है। लेकिन फिर उनके मन में ये विचार उभरता है कि पता नहीं वे कलकत्ता दोबारा आ सकेंगे या नहीं, इसलिए उन्हें इसे खूब घूमना चाहिए और वे उसे घूमने का मन बना लेते हैं। अब यहां से हम आगे पढ़ेंगे। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हूल जौहार। मैं प्राय आयरन कंपनी के काम के बाद शाम के समय हावड़ा से ट्राम पकड़कर धर्मतल्ला मैदान चला जाता। वहां से चौरंगी, विक्टोरिया मेमोरियल, ईडन गार्डन आदि क्षेत्रों का खूब दौरा किया करता था। यूं ही भटकने में बड़ा मजा आता था। सबसे ज्यादा मनोरंजक स्थान धर्मतल्ला होता, जिसका अंग्रेजों ने एस्प्लेनेड यानी खुला मैदान नाम दिया था। ट्रामों के ऊपर एक्सप्लेनेड ही लिखा रहता था। छुट्टी के दिन धर्मतल्ला सबसे ज्यादा जीवंत हो उठता था। मालिश करने वालों का फिल्मी अंदाज देखते ही बनता था। और इसके साथ ही याद आते हैं प्यासा में जॉनी वॉकर जी, जिनके ऊपर तेल मालिश वाला गाना पिक्चराइज है। डमरू बजा बजाकर कोई जादू दिखाता तो कोई उसकी ही धुन पर बंदर बंदरियों को नचाता। सबसे ज्यादा सुरीले किंतु तेज स्वर में आला सुनाई देता। आला विभिन्न देवी देवताओं की वंदना से शुरू होता, जैसे काली ध्यावो कलकत्ते की, सादर मेहर केसर नाम, विंध्यासिनी के पद ध्यावो, ज्वालामुखी करो परनाम। चार खाने की लुंगी पहने लंबे लंबे बालों वाला अलहेता अपने दाएं हाथ की तर्जनी में बांस की एक पतली खपच्ची बांधे रखता था, जिसके माध्यम से उसकी ढोल के स्वर बड़े मनमोहक लगने लगते थे। और जब वह युद्धोन्मादी ध्वनि पर सिर के बालों को लहराता हुआ गाता, खटखट खटखट तेगा बोले रणमा छप छपाक तलवार, तो ऐसा लगता था कि मानो धर्मतल्ला का मैदान कटे नरमुंडों से पट गया हो। अपनी इस कला से वह खूब पैसे कमाता था। धर्मतल्ला के एक कोने में यूपी बिहार के मजदूरों की बिरहा मंडली भी ढोल करताल के साथ मौजूद रहती थी। बचपन में गांव की शादियों के अवसर पर गाई जाने वाली बिरहा की 2 लाइनें धर्मतल्ला में पुरानी यादों को ताजा कर देती थीं। वे लाइनें थीं, शिव के परिछे मैना अपनी बखरिया, भूत पिशाच अइले साथे ससुरिया। बिरहा मंडली का एक आधुनिक किस्म का गीत काफी लोकप्रिय हो गया था, जिसे बंगाली युवक बहुत पसंद करते थे। वह था, एक ठे नई गाड़ी चलल बा छपरा से, छपरा के चलल गाड़ी हबड़ा पे रुकल बा, पसिंजर उतरे घबड़ा के, एके नई गाड़ी थे। ऐसी जगहों पर कोई सपेरा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और वैसे भी अभी भी विदेशों में भारत को सपेरों का ही देश समझा जाता है। सपेरे के इर्द गिर्द मैदान के ट्रॉम जंक्शन के पास हमेशा सपेरे की बीन पर कोबरा फण फैलाए नाचता रहता था। सपेरे के इर्द गिर्द हिप्पियों का जमघट लगा रहता था। इस तरह की अनेक विधाओं के कलाकार धर्मतल्ला मैदान में कलकत्ता की मिश्रित संस्कृति को जीवंत बना देते थे। उसी क्षेत्र में स्थित कलकत्ता म्यूजियम, बिरला प्लेनेटोरियम तथा विक्टोरिया मेमोरियल आदि स्थल किसी को भी एक अलग दुनिया में पटक देते थे। विशेष रूप से बिरला प्लेनेटोरियम के माध्यम से ब्रह्मांड की सैर मुझे बहुत अच्छी लगती थी। किंतु कलकत्ता की उस जादुई दुनिया से जब भी घूम फिर कर मैं कदम तल्ला वापस आता तो बंगाल पुलिस की एक हरकत सारा गुड़गोबर कर देती थी। अब यहां पर आपकी तवज्जो चाहूंगी कि आखिर यह हरकत क्या थी। वहां हर रोज दिन डूबने के बाद एक नीली गाड़ी में बैठकर 8-10 पुलिस वाले आते और कहीं भी सड़क या गली में आते जाते यूपी या बिहार के मजदूरों को पकड़ लेते और उस पर अशांति फैलाने या अपराध में लिप्त रहने का झूठा आरोप लगाकर उनसे घूस वसूलते। तो देश में भेदभाव किन किन स्तरों पर और किस किस तरीके से बढ़ता जाता है, ये यहां जानना दिलचस्प है। जिनको लगता है कि भेदभाव जो है वो जातीय स्तर पर या वर्गीय स्तर पर या लिंग भेद के रूप में ही बढ़ता जाता है, तो उनके लिए ये जानकारी है कि जाने कि किस प्रकार क्षेत्रवाद भी जातिवाद के तहत आता है या भेदभाव के तहत आता है।
और ये हमें आगे भी प्रसंगों में पढ़ने को मिलेगा कि किस प्रकार क्षेत्रवाद के चलते भी भेदभाव बढ़ता जाता है। तो देश में भेदभाव की जड़ें बहुत गहरी बनी हुई हैं। यद्यपि घूस का काम 2 रुपए में चल जाता था, किंतु उस समय के अनुसार किसी आम मजदूर के लिए 2 रुपए काफी बड़ी रकम हुआ करती थी। पुलिस की उस गाड़ी को हल्ला गाड़ी कहा जाता था। हल्ला गाड़ी को देखते ही लोग बेतहाशा भागकर गलियों में छिपने लगते थे। लोग बताते थे कि हल्ला गाड़ी का आतंक मजदूर बस्तियों में सबसे ज्यादा रहता है। उन दिनों हल्ला गाड़ी पुलिस की घूसखोरी का सबसे बड़ा जरिया होती थी। बताया जाता है कि अंग्रेजों ने ही हल्ला गाड़ी का आविष्कार किया था। एक बार मैं भी हल्ला गाड़ी द्वारा पकड़ लिया गया था, किंतु 2 रुपए देकर मुक्त हुआ, अन्यथा हवालात अवश्य पहुंच गया होता। तो यहां पर ये एक दिलचस्प प्रसंग है। इसमें जिक्र है कि अंग्रेजी हुकूमत के चलते इन हल्ला गाड़ियों को रखा जाता था। अंग्रेज चले गए, देश आजाद हो गया, लेकिन करप्ट सिस्टम से हम आज भी मुक्त नहीं हो पाए हैं। हो सकता है 2014 के बाद मिली असली आजादी में हम लोग मुक्त हो जाएं, संभावनाएं हैं। अब देखते हैं होते हैं या नहीं। उस दौरान हावड़ा के शिवपुर में मेरे चचेरे मामा के एक बेटे नंदलाल बिरला की जूट मिल में काम करते थे। शिवपुर में स्थित राम खेलावन चौबे की बाड़ी में वे रहते थे। BL बोस आयरन कंपनी का काम छोड़ने के बाद मैं करीब 1 सप्ताह उनके साथ रहा। वहां से बकुलबाग स्थित बॉटैनिकल गार्डन काफी पास था। मैं लगभग रोज ही वहां चला जाता था और गार्डन का चप्पा चप्पा छान मारता। यह गार्डन हुगली के तट पर बसा हुआ था। इसके एक सिरे से हुगली के उस पार बना खिदिरपुर डक अविस्मरणीय छवि प्रस्तुत करता था। वहां दर्जनों पानी के जहाज लंगर लगाए खड़े रहते थे। कई जहाज बहुमंजिली इमारत की तरह पानी में तैर रहे थे। उन्हें देखकर वह इतिहास आज भी ताजा हो उठता है, जिसके तहत यूपी बिहार के हजारों मजदूर खिदिरपुर डक से मॉरिशस, सूरीनाम, ट्रिनिडाड जैसे अनेक अजनबी देशों की अनजान मंजिल की तरफ भेज दिए जाते थे। ऐसी मजबूर यात्राओं का सिलसिला 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हुआ था, तब जब उपनिवेशवाद एकदम चरम पर था। खिदिरपुर डक को देखकर कलकत्ता के एक वास्तविक व्यापारिक नगर होने की एक छवि साफ नजर आने लगती थी। उन्हीं में से किसी जहाज में बैठकर एक अनजान मंजिल की तरफ जाने को मैं व्याकुल सा हो गया था। ऐसे ही एक जहाज में चोरी में बैठकर वियतनाम के प्रसिद्ध क्रांतिकारी हो ची मिन्ह अपने बचपन में फ्रांस चले गए थे और लौटकर आए तो अपने देश के मुक्तिदाता बन गए थे। तो यहां पर तुलसीराम जी के मन में भी वे विचार आते हैं कि किसी तरीके से वे भी चले जाएं और जब सक्षम होकर लौट कर आए तो अपने देश के मुक्तिदाता बने। नेक विचार है और ये विचार उनका यही रहते वे पूरा कर सके। किस प्रकार, इसी का जिक्र पूरी मणिकर्णिका में है। अतः बॉटैनिकल गार्डन के उस छोर से मैं घंटों खिदिरपुर डक की तरफ देखा करता था। जहां तक गार्डन के अंदर की बात है, उसमें एक तालाब भी था जिसमें इक्के दुक्के कमल के फूल खिले दिखाई दे रहे थे। पतले बांसों के झुरमुट बड़े लुभावने लगते थे, किंतु वहां सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र था सैकड़ों वर्ग गज में फैला एक बहुत पुराना बरगद का पेड़, जिसके 100 से भी ज्यादा तने दिखाई दे रहे थे। बताया जाता था कि मूल तने को वैज्ञानिक वर्षों पहले हटा दिए थे ताकि पेड़ की उचित रक्षा की जा सके। मैंने देखा कि विभिन्न डालियों से निकली हुई बहरों यानी पतली पतली रस्सियों जैसी जड़ों को बांस की फोफियों में डालकर सीधे जमीन पर लाने की कोशिश की गई थी। कलकत्ता का ये बरगद का पेड़ खासा मशहूर है, जो कलकत्ता आने वाले पर्यटक सैलानियों के लिए भी खासा आकर्षण का केंद्र रहता है। उन डालियों से लटकी सैकड़ों बांस की फोफियों को देखकर ऐसा लगता था कि मानो बेनियां डोला डोला कर बरगद को हवा दी जा रही हो। सारे पर्यटक अक्सर बरगद के नीचे ही खड़े या घूमते नजर आते थे। ऐसा जान पड़ता था कि बरगद को देखने के बाद बॉटैनिकल गार्डन में कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। सत्य ही कहा गया था कि बरगद की छाया में कुछ भी नहीं पनपता। बॉटैनिकल गार्डन का यह बरगद हमेशा याद दिलाता है बोध गया के 2500 वर्ष पूर्व उस बरगद की, जिसके नीचे बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के बाद 1 सप्ताह रुके थे।
यद्यपि उन्हें वहां स्थित पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, किंतु आराम के उद्देश्य से अजपाल नामक बरगद के नीचे चले गए थे। वहीं उन्हें उड़ीसा से आए तपस्सु और भल्लिक नामक दो बनजारों ने लड्डू के साथ कुछ मट्ठा दिया था। तो यह है बरगद की खूबसूरती, उसकी विशेषता कि उसके नीचे कुछ भी नहीं पनपता, ज्ञान भी नहीं। लेकिन हमारा राष्ट्रीय वृक्ष जो है वह बरगद ही है। क्या यह इंटेंशनली है? क्या इसका मतलब यह है कि इसके नीचे का भी ज्ञान पनपने ही नहीं दिया जाएगा? सोचिएगा। शिवपुर में राम खेलावन चौबे की बाड़ी का नजारा बड़ा ही रोचक था। पास ही में ही हुगली नदी का किनारा था। सुबह के समय समुद्री ज्वार की वजह से हुगली एकदम लबालब भर जाती थी और बहुत डरावनी लगने लगती थी, किंतु दोपहर बाद सिकुड़कर अपनी तलहट्टी में चली जाती थी। यह प्रक्रिया रोज देखने को मिलती थी। दोपहर बाद मोहल्ले के सैकड़ों लोग दुबली पतली हुगली में नहाने लगते थे। वहां एक काली का स्थानीय मंदिर था। एक दिन वहां के पुजारी लाल कागज पर छपा एक पर्चा गली गली में बांटने लगे। पर्चे पर फुफकारता हुआ एक सांप भी बना हुआ था। एक पर्चा मुझे भी मिला। अब यहां जो तथ्य हैं वे काफी रोचक हैं। किस प्रकार लोगों का माइंड कैप्चर किया जाता है, यह जानना बेहद दिलचस्प रहेगा। सुनिए। पढ़ने से पता चला कि मंदिर में काली मूर्ति के सामने एक गेहूं सांप फण फैलाकर आराधना की मुद्रा में खड़ा था। पुजारी काली के सामने आंख मूंदे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और जब आंख खोली तो सांप गायब था और उसकी जगह पर एक ब्राह्मण खड़ा था। शीघ्र ही ब्राह्मण भी अंतर ध्यान हो गया। अतः पर्चे में अपील की गई थी कि उस मंदिर में देवी का चमत्कार हो गया है, इसीलिए लोग भारी संख्या में काली के दर्शन के लिए आवें और श्रद्धा से चढ़ावा दें। तो दिलचस्प है कि ब्राह्मण की तुलना एक गेहूं यानी कि जहरीले सांप से की गई है। सांप अंतर ध्यान होता है तो ब्राह्मण दिखाई देता है। इच्छाधारी ब्राह्मण या इच्छाधारी गेहूं सांप, दोनों का मतलब एक जैसा ही पर्यायवाची टाइप से करके यहां लिखा गया है। मैं क्या कर सकती हूं, इसी में लिखा है। पर्चे के सबसे ऊपर 3 बार चमत्कार लिखा हुआ था। चूंकि यह क्षेत्र बड़ी संख्या में अनपढ़ मजदूरों से भरा पड़ा था, इसलिए हजारों लोग काली का चमत्कार देखने को उस मंदिर पर उमड़ पड़े। राम खेलावन चौबे की बाड़ी से करीब 50 मजदूर रहते थे। वे सब के सब मंदिर पर हाजिर हो गए। मैं नंदलाल को समझाता रहा कि इस तरह के पर्चे पैसा इकट्ठा करने के लिए पंडे पुजारी प्रायः जालसाजी के तहत बांटते रहते हैं, किंतु अंधविश्वास के सामने वहां लोग मुझे ही भला बुरा कहने लगे। और यहां इस वक्त ये बात करने के लिए वे सिर्फ हाई स्कूल पास ही कर पाए थे तुलसीराम जी, और अपना ज्ञान उन्होंने इस कदर विकसित कर लिया था कि वे अंधविश्वासों से बाहर भी आ गए थे। लेकिन बहुत से हमारे दलित समाज के लोग पढ़ लिख कर भी बड़ी बड़ी डिग्रियां और बड़ी बड़ी नौकरियां हासिल करने के बाद भी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर पूजा करते हैं। वे ये भूल जाते हैं कि वे कौन हैं, चाहे कितना भी बड़ा और प्रतिष्ठित या सम्माननीय पद क्यों ना हो, उनका प्रवेश मंदिर में वर्जित रहता है। समझ ही गए होंगे मेरा इशारा, मैं किन की तरफ इशारा कर रही हूं। हर बार कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप लोग भी समझदार ही हैं। अंतोतगतवा नंदलाल भी 5 रुपए का चढ़ावा दे आए। उस पर्चे के चमत्कार से पुजारियों के बक्से भर गए थे। काली का वह चमत्कार उस क्षेत्र में कई दिनों तक चर्चा का विषय बना रहा। अब यहां पर यह भी जानना जरूरी है कि यही 5 रुपया यदि मंदिर में ना चढ़ाकर चंदे के रूप में किसी स्कूल या कॉलेज को विकसित करने में दिया जाए तो कितना बड़ा चंदा इकट्ठा हो जाए। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा चंदा इकट्ठा करके बनारस हिंदू विश्वविद्यालय खोल दिया मदन मोहन मालवीय जी ने। और हमारा समाज देवी देवताओं के देवालय खोलने में बिजी है। चौबे की बाड़ी में सिर्फ एक बंगाली बुढ़िया जो अपनी बेटी कमला दास के साथ रहती थी, हमेशा कहती थी कि बंगाली पंडे बहुत चालाक होते हैं और बहुत झूठ बोलकर पैसा हड़प जाते हैं। यह बात एक बंगालन कह रही है। यहां पर इस बात पर ध्यान दिया जाए।
वह बहुत गरीब थी, इसलिए मजदूरों की बाड़ी में रहती थी। उसकी बेटी कमला अत्यंत सुंदरी थी। वह 18 साल से ज्यादा की नहीं लगती थी। वह जब भी अपनी बाड़ी से बाहर निकलती, अनगिनत निगाहें उसे बेंध देती। उसके बारे में चर्चाओं का बाजार रोज गर्म रहता। उसके स्वर में एक तरह का जादू था। रोज सुबह शाम कुछ ना कुछ सुरीले अंदाज में वह गाती रहती थी। उसका एक मनचाहा गीत था, आमी हेरे तोमाके सकल दिशी तोमी कौथाए आलो रे। वर्षों बाद मुझे पता चला कि उक्त पंक्तियां रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि से थी। मैं तुझे सभी दिशाओं में ढूंढती फिरती हूं, तुम कहां हो। यह रहस्यमयी ध्वनि को सुनकर वहां हर कोई स्वयं को ही ढूंढवाने की कल्पना में मस्त रहता। कमला की बूढ़ी मां रोज छोटी छोटी चहलवा सिधरी जैसी सस्ते दामों में मिली मछलियों को पकाकर काली की तस्वीर के सामने रख लेती और फिर देवी की आराधना में व्यस्त हो जाती। उसकी ये पूजा पद्धति मुझे बड़ी विचित्र लगती थी। नवरात्रों में नॉनवेज नहीं खाना है, लेकिन मांस और मछली का चढ़ा हुआ प्रसाद खाया जा सकता है। कॉन्ट्राडिक्शन है, इसीलिए लोग करते हैं। कमला हर रोज अपनी अमिट छाप छोड़ते हुए हुगली के किनारे बसे शिवपुर की गलियों में विलुप्त हो जाती और छोड़ जाती अपने पीछे कल्पनाओं का ढेर सारा अंबार। इस बीच मेरे इंटरमीडिएट का परीक्षाफल प्रकाशित हो चुका था। मैंने 20 जून 1966 को धर्मतल्ला जाकर एक अखबार वाले के पास अपना परीक्षाफल देखा। 50 पैसे में वह किसी को भी परीक्षाफल बता देता था। मैं द्वितीय श्रेणी में पास था। खुशी तो अपार हुई, किंतु प्रथम श्रेणी न प्राप्त करने के दुख ने साथ नहीं छोड़ा। तो यहां पर तुलसीदास जी जानते थे कि उनकी काबिलियत क्या है। वे प्रथम श्रेणी में ताउम्र आते रहे और पढ़ाई में आई हुई अड़चने, पैसों की कमी, भूखे पेट रहकर वे पढ़ते रहे, जिसके चलते वे महज द्वितीय श्रेणी ही पास कर सके। यदि उन्हें भोजन की सुविधा प्राप्त होती, उन्हें पैसों की सुविधा प्राप्त होती, तो हर बार की तरह इस बार भी वे प्रथम श्रेणी में ही पास करते। तो ये है हमारे दलित समाज के काबिल बच्चों का भविष्य, जिसे तय करने के लिए दलित समाज कभी लालायत नहीं दिखता। मैं कदम तल्ला वापस चला गया। कदम तल्ला की जिस बाड़ी में सोबरन भैया रहते थे, उसमें भी यूपी बिहार के 50 मजदूर रहते थे। वहां बलिया जिले की एक मजदूर की अनपढ़ पत्नी भी रहती थी। मुझे जब भी आते जाते देखती, वे अपनी एक आंख दबा लेती और मुझे हमेशा ये जताने की कोशिश करती कि मेरी एक आंख की रोशनी नहीं है। तो कहां कहां इन्होंने अपमान नहीं सहा। उसके बावजूद भी अपने तो अपने, अनजान लोग भी, लेकिन अनजान लोगों का तो आप दरकिनार कर सकते हैं अपमान, लेकिन पारिवारिक अपमान अंदर तक सालता है और सालों साल बना रहता है, और उसमें पॉजिटिव करके दिखा पाना ये बहुत दुष्कर कार्य है। उस महिला का व्यवहार अन्य लोगों से भी बहुत खराब रहता था। वह बहुत घमंडी थी और छोटी छोटी बातों पर किसी से भी झगड़ा कर लेती थी। उसका झगड़ालू स्वभाव सबको डरा देता था। ये मुर्दैया की सोमरिया जैसा लगता है, जो उनके गांव की ही एक महिला थी, जिसके स्वभाव से सभी लोग डरते थे, जो रात में चिल्ला चिल्ला कर अपशब्द कहा करती थी गांव के लोगों को। मैं उससे कभी एक शब्द नहीं बोला, किंतु वह आंख दबा दबा कर हजारों शब्दों का वार हर दिन कर देती थी। उसके सामने से गुजरना मुझे बहुत खटकता था। सोबरन भैया भी भविष्य में मेरी पढ़ाई में घर वालों के राय के बिना किसी भी तरह की सहायता देने से मना कर चुके थे। कलकत्ता हावड़ा निवास का अंतिम सप्ताह बड़ा ही दुखमय हो गया था। तो कोई भी परिवार के खिलाफ जाकर तुलसी राम जी को मदद करने के लिए फाइनेंशियली तैयार नहीं था। कैसा परिवार है ये? कैसे लोग हैं जिन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं है पढ़ाई लिखाई को लेकर। उनके लिए पढ़ाई लिखाई का मतलब महज एक चिट्ठी पढ़ लेने भर से है। तो यहां पर आज का ये एपिसोड हम समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।